नमस्कार। वाराणसी के बनारस के 80 घाट से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत एक्सप्रेस अब लगातार चुनावी सफर पर निकल चुका है और भगवान शिव की ये नगरी जो राजनीति के लिहाज से भी काफी चर्चा में है, क्योंकि ये वही संसदीय सीट है जहां से पिछली 2 बार से चुनकर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बार यहां से प्रत्याशी हैं। निश्चित तौर पर मुझे बनारस वो भी याद आता है जब मैं कभी 2006-7 में भी चुनाव कवर करने के लिए यहां पर आया था। इसी 80 घाट पर बहुत अंतर था। वो 80 घाट का 80 बहुत बदला हुआ है। बात सिर्फ 80 घाट की नहीं है, बात पूरे बनारस की जाए तो बनारस में बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। और बनारस का ये परिवर्तन बताता है कि पिछले 5-6 सालों में खास ये कार्यकाल ले लिया जाए प्रधानमंत्री मोदी का, तो निश्चित तौर पर बनारस में बहुत परिवर्तन आए हैं। बनारस में जब आएंगे तो सड़कें आपको बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें दिखाई देंगी। बनारस जो कभी गलियों की वजह से जाना जाता था, गलियों का शहर कहा जाता था, वो बनारस की गलियां अब भी हैं कई जगह पर, लेकिन अब चौड़ी सड़कों वाला शहर भी बनारस होता जा रहा है। कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे मैं जब भी आता हूं तो ट्रैफिक मुझे एक बड़ी चुनौती लगती है। उस व्यवस्था को और बेहतर करना आवश्यक है। और भी कई बातें हैं जो बनारस के आम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। और जब हम 80 घाट पर मौजूद हैं तो यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां का जो हाल है, खचाखच भरा हुआ है पूरा क्षेत्र। 80 घाट पर बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहां पर कुछ बड़े मेहमान, बड़े चेहरे राजनीति के आने वाले हैं जिनके साथ हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। इनमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी होगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी की हिस्सेदारी होगी। सब अपनी अपनी बातों को रखेंगे और इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर बनारस की जनता, बनारस के युवा, बनारस के तमाम लोग भी हमारे साथ लगातार जुड़ते चले जाएंगे। और अब जब मैं आपसे ये मुखातिब हूँ, आपको जानकारियां दे रहा हूँ 80 घाट की, और यहाँ पीछे माँ गंगा के दर्शन भी आप कर पा रहे होंगे। बहुत ही सुंदर नजारा है। मौसम की बात करें तो बड़ी तेज बारिश आज दिन में यहाँ पर हुई और उसके बाद में अब थोड़ा बारिश जो है वो संभली है और तेज हवा इस वक्त चल रही है। तो कार्यक्रम की अब शुरुआत हम करते जाएंगे और धीरे धीरे मेरे साथ यहाँ पर मेहमान जुड़ने शुरू हो गए हैं, जिनको एक एक करके मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। मेरे सहयोगियों से भी मैं कहूंगा कि जो मेहमान हमारे साथ आ गए हैं उनको एक एक करके हमारे बीच में भेजा जाए। हमारे साथ सौरभ श्रीवास्तव जी जुड़ने वाले हैं, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी जुड़ने वाले हैं, मनोज राय धूपचंडी जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, संजीव सिंह जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, संतोष सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे, दीनबंधु तिवारी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, अनिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं चाहूंगा उनका स्वागत करना चाहूंगा। और अगर बनारस की बात की जाए तो बनारस में ये 80 घाट, क्योंकि यहाँ पर आप जब लाइन से देखेंगे, कई जगहों पर आपने तस्वीरों में देखा होगा, बनारस की जब भी विशेषताओं की बात होती है तो ये घाट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो सुंदर घाट इस वक्त आप पीछे देख पा रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ तमाम मेहमान भी अब जुटते जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एक बड़ी चुनौती बनारस में है, वो भी अभी ट्रैफिक की चुनौती से जूझते हुए आए हैं, तो उनसे इस विषय में भी बात होगी। और साथ ही साथ में हम आज कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे। तो एक एक करके मैं चाहूंगा कि हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो अपना परिचय जाए तो दर्शकों से मुखातिब होते जाएंगे। सर पहले आप। मैं सौरभ श्रीवास्तव, पूर्व विधायक हैं सौरभ जी, और वर्तमान में विधायक हैं। आप इस समय जिस और भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं आपको। आप यहाँ पर जिस स्थान पर खड़े हैं वहीं से जनता ने मुझे विधानसभा के सदस्य का दायित्व दिया है जी। मैं कैंट विधानसभा से दूसरी बार विधायक हुआ हूँ। मेरा परिवार सन 1991 से लगातार 8 चुनाव में इस स्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि एक लंबे समय से काशी की जनता की सेवा का अवसर मिला है। मैं चाहूंगा आप भी अपना एक। मनोज राय धूपचंडी जी हैं हमारे साथ। धूपचंडी समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। और मैं आपको बता दूं मंत्री भी रह चुके हैं धूपचंडी जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से बनारस को देखते हैं और साथ ही साथ में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हैं। सर आप भी दर्शकों से मुखातिब हो। मैं डॉक्टर राजेश मिश्रा हूं। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्र का जी 2 बार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से पूर्वांचल से विधान परिषद का सदस्य रहा हूं और 2004 से 2009 तक सांसद रहा हूं बनारस से।
इसी बनारस से सांसद रह चुके हैं रत्नेश मिश्र जी। डॉक्टर रत्नेश मिश्र जो हैं वो काफी लोकप्रिय, राजेश मिश्र जी, डॉक्टर राजेश मिश्र जी। देखिए ये होता है, मैं बड़ी देर से हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे और बहुत देर से हमारी ये उम्मीद थी कि आप लोग आए, लेकिन हम दर्शकों से मुखातिब हुए। लेकिन अब हम चर्चा की शुरुआत धीरे धीरे कर, पहले विधायक जी, क्योंकि होली का समय है, एंकर महोदय पे भी होली का असर है। विधायक महोदय जो है वो ज्यादा इसको आहत ना होते हुए ले मेरी टिप्पणी को, कि आपको भविष्य की भी शुभकामनाएं मैंने दी हैं। और मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा क्योंकि आप यहां के विधायक भी हैं। तो मैं निश्चित तौर पर, मैंने जैसे बताया कि 2006 में भी मैंने यहां पर चुनावी कार्यक्रम इसी 80 घाट पर किया और उसके बाद कई बार आने का मौका मिला। लेकिन आज जो है वर्तमान दौर में हम देखते हैं कि सिर्फ 80 घाट नहीं, बनारस में भी बहुत परिवर्तन आया है। विशेष अनुकंपा बनारस पर हुई। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी से चुनाव लड़ने का निश्चय किया। पार्टी ने उन्हें काशी भेजा। ये यहाँ जिस 80 घाट पे आप खड़े हैं, इतना सुंदर दृश्य चारों तरफ दिख रहा है। 2014 के पहले यहाँ एक मिट्टी का ढेर हुआ करता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहीं से स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। आज काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद सबसे अधिक पर्यटक किसी स्थान पर आते हैं तो इस 80 घाट पर आते हैं। ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन चुका है। ये सामने जो आपको पुल दिखाई दे रहा है, ये सन 2002 में इस पुल का शिलान्यास हुआ। 5 साल सपा की सरकार, 5 साल बसपा की सरकार, फिर 5 साल सपा की सरकार, 15 वर्षों में ये पुल नहीं बन पाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, रिकॉर्ड 8 महीने में पुल बनकर तैयार हो गया। नमो घाट, एक नया घाट और बना। रामनगर और सामने घाट, ये रामनगर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पैतृक क्षेत्र है। 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आया कि रामनगर में शास्त्री जी के नाम पे कुछ करना चाहिए। शास्त्री जी के पैतृक स्थान पर भाजपा की सरकार ने म्यूजियम बनवाया, उनके पैतृक आवास को संरक्षित किया। साथ ही वहां शास्त्री जी के नाम पर एक घाट का भी निर्माण चल रहा है। इधर सामने घाट पर भी घाट बन रहा है। काशी का तो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया मोदी जी ने। आप अभी कह रहे थे यहाँ की एक समस्या है ट्रैफिक समस्या इसलिए है कि काशी पूर्वांचल की राजधानी है। सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, आसपास के प्रदेश के लोग भी बरही से लेकर तेरही तक काशी आते हैं। काशी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है पूरे पूर्वांचल के लिए और आसपास के प्रदेशों के लिए, और इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और जब से ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, कॉरिडोर बनने के बाद भी पर्यटकों की संख्या में यहाँ बहुत भारी इजाफा हुआ। मोदी जी ने ये आपका कैंट रेलवे स्टेशन के सामने पुल बनवाया, महमूदगंज मंडवाडी का पुल कंप्लीट कराया, और सबसे बड़ा काम लहरतारा से फुलवरिया होते हुए शिवपुर तक एक पुल बनवाया। रोपवे बनवा रहे हैं बनारस में ट्रैफिक को संभालने के लिए। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपको याद होगा नगर निगम का एक प्रेक्षागृह होता था, वहां कोई बैठ जाए तो उठते वक्त कपड़े फट जाते थे। मोदी जी ने यूपी का सबसे सुंदर कन्वेंशन सेंटर बनवा दिया रुद्राक्ष के नाम से। बनारस रेलवे स्टेशन वो किसी गांव देहात के डाक बंगले जैसा लगता था, आज वो ऐसा सुंदर रेलवे स्टेशन बन गया है कि उसको देख के लगता है कि स्टेशन है कि एयरपोर्ट, समझ में नहीं आता है। बहुत ही ज्यादा काम काशी में हुए हैं, और अगर मैं वो सारे काम गिनाने लगूंगा तो जो बाकी लोग हैं उनके बोलने का समय समाप्त हो जाएगा। तो हम सिक्के के दूसरे पहलू को भी जान लेते हैं, लेकिन मैं पहले आप लोगों से जानना चाहूंगा, निश्चित तौर पर आप कहना चाह रहे थे कुछ कि बहुत सारी चीजें हैं जो ये कह गए हैं, लेकिन कमियां बहुत सारी हैं। जिस 80 घाट हैं हम, और सुबह बनारस होता है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार का 80 घाट हुआ है। और जिस मिट्टी की बात कर रहे हैं, मिट्टी को साफ करने का काम नगर निगम करता है, और नगर निगम में लगातार भारतीय जनता पार्टी के महापौर होते आए हैं। आखिर वो पैसा कहां जाता था? कहां जाता था पैसा? मोदी जी आए, कहे कि गंगा मेरी मां है, हम इसको साफ करेंगे। आपसे 500 मीटर आगे 80 नाला, उसके आगे नगवा नाला, फिर आप इधर जाइएगा तो सुल्तानकेश्वर, तमाम ऐसी जगह से नाले जो चले आ रहे हैं, ये इनको दिखाई नहीं देगा। आप बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं आप खुद ऐसी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो झूठ बोलने में माहिर हैं। हमको बता दें कि बनारस में कौन सी ऐसी सड़क है जिसपे गड्ढे नहीं है? कोई एक सड़क बता दे गड्ढे नहीं है, मैं उस सड़क में बता दूंगा किस जगह गड्ढे हैं। सवाल इस बात का है, पूरी बात हो जाने दीजिए।
पूरी बात हो जाने दीजिए। दूसरा झूठ जो विधायक जी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के घर पे किसी ने कुछ नहीं किया, मुझे लगता है हो सकता है कि मेरा पत्थर उखाड़ के फेंक दिया गया हो। मैंने सम्मान समारोह करा करके उस घर को म्यूजियम के रूप में आज से नहीं बहुत पहले से था, उसको और अच्छा किया। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कॉस्मेटिक विकास करती है। आप नहा के आए, बढ़िया बाल में सीरम लगाए और पाउडर वगैरह लगा करके आपको लगेगा कि नहीं हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यही करती है। प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे विश्व में कहते हैं कि हमारा डंका बज रहा है। कोई एक बड़ा उद्योग इस बनारस में लगा हो तो बताएं, कोई एक बड़ा कारखाना लगा हो ऐसा बताएं, कोई एक अमूल अमूल को जमीन किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने दिया। बनाने इसलिए नहीं आएंगे। अरे ठीक है, बैठिए। हाँ, आपके पास जाएंगे, बैठिए, आप पास जाएंगे, आपके पास आएंगे, आप पास जाएंगे, आएंगे। बातचीत को चलने दीजिए, आएंगे। आप लोगों के सवाल भी शामिल किए जाएंगे, निश्चिंत रहें। देखिए, ये देश ऐसा नहीं चलता। मैं माइक लेकर आऊंगा तब झूठ बता रहा हूं विधायक जी का, झूठ जो लगातार झूठ बोल के यहाँ भरमाने का काम कर रहे हैं। ये बनारस में 24 लाख लोग रहते हैं, उनकी भलाई ने क्या काम किया है? आपने बनारस लोकसभा में आपने किसी के भलाई के, आप नगर निगम में जिस केंद्र की बात कर रहे हैं, हमने नगर निगम का पेक्षागृह, वो लोकमान्य तिलक पेक्षागृह था। लोकमान्य तिलक का इस देश की आजादी में क्या योगदान था? लोकमान्य तिलक पेक्षागृह को तोड़ करके जापान ने बनवाया रुद्राक्ष, इसलिए कि काशी में बन रहा था। उसमें प्रधानमंत्री जी का क्या योगदान है? जापान ने बहुत से मंदिर और में जगह बनाए हैं, उसमें बुद्ध की धरती है ये काशी, कबीर की धरती है, रैदास की धरती है, तुलसी की धरती है, ये होती है। मैं तो ये पूछना चाहूंगा बार बार, आप जीत रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन झूठ जीत रहे हैं। आप अपना संगठन बना करके कर रहे हैं, आप मुद्दे की बात करके बहस छोड़ के नहीं चले जाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए, कई सारे सवाल हो गए, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं चाहूंगा क्योंकि तो वो भी इस पर अपनी एक टिप्पणी करें कि विकास में, क्योंकि आपको भी सांसद के तौर पर बनारस की सेवा करने का मौका मिला, फिर क्या कमियां उस समय की थी, आज बनारस कैसा देखते हैं, और जो धूपचंडी जी ने जो बातें कही हैं या कमियां हैं या जो कहा जा रहा चलाकर कहा जा रहा है, उस पर क्या टिप्पणी आपकी होगी? देखिए, जिस तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर बदलाव दिखाई पड़ रहा है पिछले 10 सालों में, वही स्थिति आज बनारस की भी है। और हमें लगता है कि बनारस सिर्फ उत्तर प्रदेश और देश का नहीं बल्कि पूरे दुनिया के खूबसूरत शहरों की लिस्ट यदि बनेगी तो उसमें बनारस का स्थान होगा। आज बनारस में आप इसी से कल्पना कर लीजिए कि यहां जिस तरह टूरिस्ट बढ़े हैं, मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कौन बिल्डिंग किस सरकार ने बनवाई है और किस पुल को किसने बनवाया है। मैं चर्चा ये करना चाह रहा हूं कि यदि बनारस का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता तो बनारस में टूरिज्म न बढ़ा होता। और आज टूरिज्म की स्थिति ये हो गई है, टूरिज्म की स्थिति ये हो गई है कि प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 लाख लोग अकेले विश्वनाथ कॉरिडोर में आ रहे हैं दर्शन करने। जब बाहर का आदमी बनारस के आएगा तो होटल का व्यापार बढ़ेगा, रेस्टोरेंट का व्यापार बढ़ेगा, ट्रेन का व्यापार बढ़ेगा। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, टेम्पो वाले, रिक्शे वाले, इनका व्यापार बढ़ता है। आप किसी से पूछिए, आज से 10 साल पहले बनारस में जो होटल उद्योग था, अंग्रेजों के सहारे होटल चल रहे थे। 6 महीने का वो समय होता था जिस समय में जब विदेशी आते थे हिंदुस्तान में तो होटल चलता था। आज ऑनलाइन होटलों की बुकिंग हो जा रही है और होटल में कमरे नहीं मिल रहे हैं जो लोग बनारस के अंदर आ रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराएंगे तो आपको होटल खाली नहीं मिलेंगे। यही स्थिति है। यदि इस तरह की स्थिति बनारस में, ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ, एक विजन होता है डेवलपमेंट का। यह सौभाग्य है बनारस का कि जिस प्रधानमंत्री जी के चलते जो बनारस के सांसद हैं, ये बनारस का सौभाग्य है। और आज उनके चलते पूरा हिंदुस्तान जब विश्व गुरु के श्रेणी में खड़ा है तो आप बनारस की कल्पना कर सकते हैं कि बनारस कहां खड़ा होगा।
और बनारस यदि इस देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, उत्तर प्रदेश की राजधानी यदि लखनऊ है, तो काशी धर्म की राजधानी है। यहां की पहचान धर्म से है। और जिस तरह यशस्वी प्रधानमंत्री जी के परिकल्पना से विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, तमाम सारे फ्लाईओवर बने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बनारस में या पूरे उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर जिस तेजी से बढ़ा है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि व्यापार बढ़ेगा, लोगों को आने जाने की सुविधा बढ़ेगी, समय कम लगेगा तो व्यापार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं और आज टेलीविजन पर दर्शक देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि वो डॉक्टर राजेश मिश्र को सुन रहे हैं जो खुद सांसद रह चुके हैं। तो थोड़ा सा एक सवाल मेरे जहन में यहाँ पर ये आता है कि आपको भी वही सौभाग्य मिला जी। और आप भी यहाँ के सांसद रहे। आपके संसदीय काल और प्रधानमंत्री के संसदीय काल के फर्क को आप कैसे देखते हैं? और जब प्रधानमंत्री को यह अवसर मिला, उनको सौभाग्य मिला काशी विश्वनाथ की सेवा का, या जैसा आपने कहा बनारस का सौभाग्य है कि वो यहाँ से सांसद हैं, तो क्या इसमें कोई फर्क होता है कि बीजेपी का ही सांसद तब है और बाद में? मैं बता रहा हूं, उसको मैं क्लियरिफाई कर रहा हूं। एक सांसद की अपनी काम करने की सीमा होती है। मैं सांसद था तो जिस इस मिट्टी के ढेर की बात हो रही है 80 घाट पे, वो सामने का बनवाया हमारा हुआ है। 80 घाट उस समय हमने बनवाया था, इतना खूबसूरत नहीं बना था जितना आज है। शुरुआत हमने की थी बनारस के अंदर, फ्लाईओवरों की शुरुआत हमने कराई थी। चौका घाट हो, चाहे ये आपका कैंट के सामने वाला हो, और एक इधर था फ्लाईओवर बनवाया। एयरपोर्ट उसी समय हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाया। बनारस में बीएचयू के अंदर हॉस्पिटल को हम एम्स बनवाना चाहते थे, नहीं बना पाए तो हमने ट्रामा सेंटर बनवाया। और जब इस क्षेत्र के सांसद यशस्वी प्रधानमंत्री जी हुए, तो जब प्रधानमंत्री कहीं का सांसद होगा तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि एक सांसद की जो अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं से सारा आगे बढ़ के प्रधानमंत्री निर्णय लेता है। और आज ये एक बहुत स्वाभाविक बात लगती है, लेकिन मैं आप लोगों की राय शुमारी भी चाहूंगा। प्रधानमंत्री का यहां से सांसद होना आप लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है। एक मिनट और हम बोल लें। आप बोल लीजिए, पर मैं चाहूंगा कि बाकी लोगों को अभी समय का ध्यान। देखिए, ऐसा है ना कि मैं समय का ध्यान रख रहा हूं। ये सौभाग्य बनारस का ये हुआ कि बनारस के सांसद देश के प्रधानमंत्री हुए, और आज जीता जागता उदाहरण मैं दिखा रहा हूं। चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, सब हमारे मित्र हैं, सबसे हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। लेकिन अभी तक बनारस में विपक्षी दल को कोई उम्मीदवार नहीं मिला। और मैं तो ये चाहूंगा, ये दुर्भाग्य, ये आपका एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, मैं आने वाला था इस पर। एक सेकंड और बता रहा हूं कि बनारस में जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, उनका गृह जनपद बनारस है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आज बनारस की जनता ये कह रही है कि पहली बार हिंदुस्तान के अंदर ये रिकॉर्ड बनना चाहिए कि बनारस का सांसद जो दुनिया का नेता है और देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है, उसका चुनाव निर्विरोध हो जाना चाहिए, उसके खिलाफ कोई चुनाव। चलिए, इस पर हम आएंगे, यदि आप इस पर बात करेंगे तो ये बात मैं जरूर आऊंगा। सौरभ जी, क्योंकि थोड़ा बीजेपी का पक्ष आ गया है। सौरभ श्रीवास्तव जी, जो कि यहाँ के विधायक भी हैं और युवा नेता के तौर पर काफी लोकप्रिय भी हैं यहाँ पर, उनको भी मैं चर्चा में शुमार करूंगा। लेकिन अब कांग्रेस की बारी है। आपने कई बातें सुनी, एक तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा, सबसे पहली चीज। दूसरी बात यह है कि नो डाउट जब प्रधानमंत्री कहीं के सांसद होते हैं तो निश्चित तौर पर ये उस शहर के लिए, उस जगह के लिए, उस संसदीय क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य का विषय होता है। और बनारस में बदलाव भी आया। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन बनारस के इस सौभाग्य को कैसे अनदेखा किया जाए? बहुत अच्छा किया पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र जी ने कि कांग्रेस की उपलब्धियों को बताया और एक सांसद क्या कर सकता है ये भी बताया। ये भारत एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए अच्छी बात है कि कांग्रेस के समय बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर बना, कांग्रेस के समय फ्लाईओवरों की शुरुआत हुई, कांग्रेस के समय गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ, कांग्रेस के समय इस शहर की महानगर की क्या दशा होनी चाहिए वो शुरू हुई। दुर्भाग्य का विषय यह है कि आज उस पोल पट्टी को खोल के जाना चाहूंगा आपके सामने। गुजरात से चला एक शख्स कहता था
कि ना मुझे किसी ने बुलाया है न मैं आया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। मां गंगा के सनातनी पुत्र यहां का निषाद समाज है। मां गंगा जो वेंटिलेटर पे पड़ी थी, जिसको अविरलता निर्मलता चाहिए थी, डॉक्टर राजेश मिश्र जी मेरे साथ उसके सहभागी हैं। सीना चीरा गया था, मेरे पास वीडियो है, और 5 किलोमीटर सीना चीरा गया। 12 करोड़ रुपया यहां का डीएम जो आज कमिश्नर हो गया बता नहीं पाता कैसा बेटा था। माई से कमाई करने वाला पहला कपूत देखा हिंदुस्तान ने, ये हुआ है। विकास की बात करेंगे, 4 दिन पहले नगर निगम के पास गड्ढे से सड़क बैठ गई। पूछे बनारस के लोगों से, और कहीं दूसरा रास्ता नहीं था कि जो लोग कैंट उतरते हैं वो सीधे बीएचयू आते हैं, दूसरा रास्ता नहीं था। उसी नगर निगम के पास पूरा होल बन गया। आप रोपवे बनाइए, लेकिन एक चीज आप भी जानते, प्रबुद्ध हैं, रोपवे कहां बनता है? यहाँ पे बीएचयू के छात्र हैं, उन जंगम स्थलों पे जहां पे पहाड़ है, पानी है, जहां पे बाबा विश्वनाथ को दर्शन करने लोग आते हैं। आप उस भीड़ भाड़ वाले एरिया में 650 करोड़ का बजट लोगों के घर के ऊपर से क्या लेना चाह रहे हैं? उनकी जान लेना चाह रहे हैं। दूसरी बात सुनो यार, चलो बैठो। दूसरी बात, आप यहाँ के मानव मूल्यों के अनुसार कोई विकास नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे बीएचयू में आपने कहा कि संस्थान खुले। मैं ये बताना चाह रहा हूं, अरे जनता तो चलिए देखिए, आपकी सोच जो है ना, बहुत छोटी सोच है। आपकी सोच दिख रही है, दिख रही है। आप अपनी सोच बताइए, सोच बताइए अपनी। हम लोग के प्रधानमंत्री जी जो गुजरात से आए हुए बोल रहे हैं, जानते हैं भारत आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत के पितामह है। जो आज भारत की जो स्थिति हुई है वे पूरे दुनिया में नाम हो रहा है। चलिए, अब ये नहीं होगा, ये गलत है। देखिए, दोनों लोगों को दीजिए मौका, दोनों पक्ष को दीजिए, बुलवाइए पहले। नहीं, हमारे उन साथी से पूछिए ना, उनको भी मौका दीजिए, उनको भी मौका दीजिए। पितामह और बाप ये बनाए अपना जिसको बनाना है। सुनिए, पितामह और बाप अपना बनाए जिसको बनाना है। ऐसा है, भ्रष्टाचारी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे चंदा चोरों को अगर कोई पितामह कहता है तो दुर्भाग्य है इस देश को। मां गंगा का सीना छीनने वाले को कोई पितामह कहता है तो दुर्भाग्य है। नाइट्रस ऑक्साइड के नाम पे बीएचयू में 18 जाने जाती है। हमारे भाई ने बोला दुर्भाग्य है कि पितामह इसी शहर में हमारे एक मिनट आप एक-एक करके यार, देखिए ये तरीका नहीं होता ना। ये भ्रष्टाचार के पितामह है, बेरोजगारी के पितामह है, बलात्कार के पितामह है, अत्याचार के पितामह है। ये तो अब मैं चाहता हूं कि कोरोना में मनोज जी एक सेकंड में जब लोग मर रहे हो उन कंपनियों से चंदा ले रहे हैं, शर्म आनी चाहिए भाई। मनोज, हद है यार। कोविशील्ड वाला भाग गया। देखिए, आपके जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, उनका सम्मान करिए। आपके नेता भी मौजूद है, समाजवादी पार्टी का भी प्रतिनिधित्व है, कांग्रेस का भी प्रतिनिधित्व है। जवाब देने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद है, इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखें, आप लोगों को भी अवसर मिलेगा। मैं पूछना चाहता है ये सारी बातें सौरभ जी, यहाँ मैं चाहूंगा एक करके। मैं शुरू करता हूं। मेरे बड़े भाई, वैसे बड़े को जवाब देना नहीं चाहिए, लेकिन अब ये धर्म युद्ध में आमने सामने खड़े हैं तो देना पड़ेगा। इन्होंने विषय उठाया नाले और सीवर का। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पूरे बनारस में जो नाले सीवर बिछाए गए और सीधे मां गंगा में मिला दिए गए, ये सीवर जब बिछाए गए तब किसकी सरकार थी? बताइए भाई लोग। और अब पूरा बोल लेंगे, अब बीच में नहीं। और इन सीवर नालों में से लगभग 65% 70% को टैप करके एसटीपी से मिलाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये जो बचे 30% हैं, इनको भी एसटीपी के थ्रू कर दिया जाएगा। और सिर्फ काशी की बात नहीं है, ये पूरे देश में सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार थी लंबे समय तक, वो थी कांग्रेस पार्टी की सरकार। कांग्रेस ने जब जहां जितनी सीवर लाइन बिछाई सीधे नदी में मिला दिया, मां गंगा में डाल दिया। वो मां गंगा जिनका जल हम लोग आचमन के लिए प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम पवित्र मां का दर्जा देते हैं, उनमें सीवर का पानी बहाने का श्रेय यदि किसी पार्टी को जाता है तो कांग्रेस को जाता है।
भारतीय जनता पार्टी ने 60-65% सीवर और नालों को एसटीपी से जोड़ दिया। दूसरा, इन्होंने कहा कि काशी की जनता के लिए इंडस्ट्री कौन लाई? अमूल। अमूल सिर्फ ये नहीं, अमूल भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या है भाई? बीच में नहीं मनोज जी, बीच में नहीं। देखिए, बारी बारी से बोलिए। आपके बोलते समय मैंने एक शब्द नहीं बोला, आपके बोलते समय मैंने एक शब्द नहीं बोला। अब मुझे बोलने दीजिए। अमूल से लाभ, उन्होंने नोट करके जवाब दिया आपका, आप भी नोट कर लीजिए। अमूल से लाभ सिर्फ प्रत्यक्ष नहीं हुआ, जिनको अमूल में नौकरी मिली उनको मिली, उसके अलावा एक बहुत बड़े क्षेत्र में जो दुग्ध पालक है, गौ पालक है, उनसे अमूल डायरेक्ट दूध ले रहा है, ये अलग फायदा हुआ। इन्होंने पूछा 24 लाख लोगों के लिए क्या किया, काशी के लोगों के लिए क्या किया। सबसे पहले बताया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। हमारे बड़े भाई राजेश मिश्रा जी ने बताया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से बनने से सिर्फ धर्म और आस्था का सम्मान नहीं हुआ, काशी वासियों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। हमारे टेम्पो वाले, ठेले वाले, ई रिक्शा वाले, पैडल रिक्शा वाले, हमारे गुमटी वाले, कॉरिडोर से फायदा हुआ वाले, कितने लोगों को लगता हुआ फायदा? हाथ ऊंचा करें। लीजिए, देख लीजिए हाथ, देख लीजिए हाथ। तो ये इसके बाद हर हर महादेव, इसके बाद काशी की प्रति व्यक्ति आय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से बढ़ी। रुद्राक्ष बनवाया, मेरे विधानसभा क्षेत्र के रामनगर में बंदरगाह बनवाया, काशी की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई पुल बनाए, महमूरगंज मडवाटी पुल कंप्लीट कराया, सामने घाट रामनगर पुल कंप्लीट कराया, कैंट स्टेशन के सामने चौका घाट लहरतारा पुल बनवाया, कजियापुरा पुल बनवाया, लहरतारा शिवपुर पुल बनवाया, हराहुआ फ्लाईओवर बनवाया, रोपवे बनवाई, अरे रिंग रोड छूट गई, रिंग रोड बनवाई। अरे भाई साहब, पूरा तो होने दीजिए। अभी श्रीवास्तव विधायक जी से पूछ रहा हूँ, मैं सौरभ श्रीवास्तव विधायक जी से पूछ रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले बीएचयू के 3 छात्रों ने एक आईटी की छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया और वो गैंगरेप किया और वो बाहर महीनों घूमता रहा। क्या उसके घर पर बुलेट चला? नहीं चला तो क्यों नहीं चला? मैं जवाब दे रहा हूं। आज प्रधानमंत्री विश्वगुरु बनते हैं, आज देश का रुपया कहाँ है? आज देश का देना चाहता, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं इन्होंने जो बीएचयू की बात कही, उसका मैं जवाब दे दूं। मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तभी जिसने गलती की वो जेल गया, नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होते तो थाने में बैठ के सिगरेट पीते और पुलिस की हिम्मत नहीं थी कुछ कर दें। समाजवादी पार्टी के नेता थे जिन्होंने कहा लड़के हैं गलती हो जाती है। समाजवादी पार्टी के नेता थे जिन्होंने कहा कि पुलिस वाले से कि तुम्हारी जबान काट लेंगे। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में संभव है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तभी वो लड़के जेल गए। आप कहीं के कहीं मत जाइए, भाषा की मर्यादा का भी ध्यान रखिए। मेरा आपसे हाथ जोड़, आप बाबा विश्वनाथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे भाई, नगरी है, पूरा देश आपको देख रहा है। आप क्या आदर्श उनके सामने प्रस्तुत करेंगे? क्या कोई नहीं? बहुत बढ़िया। हेलो भाई साहब, आवाज आ रही नहीं आ रही हमारी आवाज? आप अपने अपने समर्थकों से भी बोलेंगे इस चर्चा को चलने दें। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आएगा, बाद में अमित शाह ने कह दिया कि जुमला है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र है, जो प्रचार तंत्र है, जो आरएसएस और भाजपा जो लोगों को 6,000 करोड़ रुपया लेकर के जो पैसा बेचते हैं, वो इस तरीके का अफवाह उड़ाते हैं कि मुलायम सिंह ने कहा कि लड़के हैं गलती हो जाती है। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि विधायक जी के क्षेत्र के भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारी गैंग रेप करके 2 महीना मध्य प्रदेश में प्रचार करते रहे। जिसकी भी मां बहन बेटी होगी, अगर उस सवाल पे भी अगर वो चुप बैठेगा तो ये संभव नहीं है। राजनीति हर जगह नहीं होती है। आप इस पे कैसे डिपेंड कर सकते हैं भाई कि आईटी की लड़की को रात में जबरदस्ती रोका गया हो और पुलिस पे दबाव डाला जा रहा था बार बार, लेकिन पुलिस वाले ने बहादुरी का काम किया कि चूंकि वो चीजें खुल चुकी थी, लोगों को पता चल चुकी थी, थाने में बिठाया गया था
लेकिन सत्ताधारी लोगों छुड़ा के ले गए और 2 महीना जब आईटी सेल का प्रचार कर लिए वो आ गए। जब लड़कियों के साथ इससे पहले छेड़खानी हुई, मोदी जी बनारस शहर में थे, लड़कियां धरने पे थी बीएचयू में, मोदी जी ने संगम भोगावीर का रास्ता पकड़ लिया, बीएचयू में उनके पास नहीं गए। आप किस महिला की कैसी बात करते हैं? आशुतोष दुबे नाम हमारा है, आजमगढ़ घर है हमारा, ननिहाल बनारस है, ठीक है। 2014 से 2021 सऊदी में रहे हैं, 7 साल जॉब किए हैं, उसके बाद बनारस आए हैं, बनारस एयरटेल में जॉब करते हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ से नेता थे, हमारे गांव बनवाइलस बेचारा। बताओ ना गांव का यार, हम कौन तहसील बताओ, तहसील। अरे रुकिए, आवाज आने देना, मैं बता रहा हूँ। तहसील बताओ ना, तहसील कौन गांव का हुआ? गाँव है, आयरा कला गाँव। तहसील बताओ। तहसील मेहनगर, मेहनगर में सड़क ना बनल कभी ना। अरे झूठ बोला तो हुआ जा। आए सुना, सऊदी भी गए हुई है तो सपाइयन की मदद से। जरा मैं 7 साल नौकरी सपाइयन कह रहा सऊदी भी गईला सपाइयन के मदद से। कंप्लीट कर लूं। अब एक मिनट, कई बातें आ गई हैं। सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको बोलें। मैं अपना कंप्लीट कर लूं। बड़े भाई ने पूछा कि इन 24 लाख लोगों के लिए क्या किया। ट्रैफिक पर मैं बता रहा था, हरौवा फ्लाईओवर तक पहुंचा था, गड्ढे की बात कर रहे थे मेरे बड़े भाई। गड्ढे पे आपने सवाल किया था कि एक सड़क बता दे जहाँ गड्ढा ना हो, अभी जवाब दे रहे हैं। अतुलानंद से लेकर बीए एयरपोर्ट पहुंचने में पहले लगते थे 45 मिनट, अब कितने मिनट लगते पब्लिक बताइए। ये सारे उस सड़क पर इतने गड्ढे थे, आज उस सड़क पर जाते ही लगता है आप भी फ्लाइट से ही आए होंगे। देखी होगी उस सड़क को आपने। रिंग रोड की वजह से ट्रेन खत्म हो गई, सब एक्सप्रेस हो गए, आराम मिला, भाड़े बढ़ा दिए, ये विकास है। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा। देखिए भैया, नहीं कब चला, बीच में नहीं बोलना। अरे भाई आप भी लोग बोलोगे तो क्या है, क्या हम लोग। मैंने एक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय गोद लिया था, 2 करोड़ की लागत से स्मार्ट विद्यालय बन गया। भगवान न करे कभी किसी को कैंसर हो। देखिए, भगवान न करे कभी किसी को कैंसर हो, लेकिन होता था तो मुंबई और दिल्ली भागना पड़ता था। मोदी जी ने सुंदरपुर में पहले रेलवे का कैंसर हॉस्पिटल कांग्रेस ने दिया था। हाँ, सपा की सरकार में एक ही उद्योग था, अपराध उद्योग। मोदी जी ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनवाया, पूरे बनारस में कैमरे लगवाए। आज अपराधियों की हिम्मत नहीं कि बच के निकल जाएंगे। और ये जो बीएचयू कांड के पकड़े गए, वो इन्हीं कैमरों की वजह से पकड़े गए। सुनिए, देखिए, एक बड़ा सवाल जो सबसे पहले ही पूछ, उसका भी जवाब दीजिए। सब कुछ है, आपने कई कमियां बताई। हाँ, प्रधानमंत्री के साथ खड़ा करने की बता रहा हूँ। चेहरा भी एक कहावत बनारस में है, हर्रे लगे न फिटकरी दाल भात चोखा। जमीन दिया मदन मोहन मालवीय ने, कैंसर का हॉस्पिटल बना दिया। लगाया टाटा ने, उन्होंने बना दिया। अरे कम से कम सच भी बोलिए। इस बार 400 पार नहीं, क्योंकि 8 वोट पार करते चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, आपका चैनल ने दिखाया है। इसलिए अब इस बार झूठ की हार होगी, भ्रष्टाचार की पार्टी के दम तो 400 कैंडिडेट खड़े करके दिखा दीजिए। अब यही तकलीफ बढ़ गई। मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल यहाँ का चेहरा और पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और अपने गठबंधन दल जहाँ लड़ेंगे, आपके सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्या 80 के 80 चेहरे दे दी क्या? बताइए उनसे, पूछिए। 80 के 80 सीट दे दिया। इनके तो टिकट ले गए, इनके तो टिकट कहीं गौतम गंभीर छोड़ के भाग रहे हैं, कहीं वो गाना गाने वाला वो कौन सिंह भाग रहा है, पता चला। अरे अब इनकी में क्या चल रहा है, इसको लेकर क्यों परेशान हो, ये पूछ रहे हैं आपके। तो परेशान हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि 80 की 80 सीटें घोषित कर दी, क्या ये बता दें? चेहरा तो सवाल में कोई खराबी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन चेहरा। बिल्कुल, ये तो एक बिल्कुल गठबंधन का चेहरा ऐसा आएगा। इनको वहां बैठा देते हैं, आप खड़े हो जाइए यहाँ पे। बिल्कुल आएगा, चिंता न करिए। ये इंडियन डेमोक्रेसी है।
इसको अमेरिकन डेमोक्रेसी मत बनाइए। यहाँ के लोग सांसद चुनते हैं और सांसद जो चुन के जाता है वो देश का प्रधानमंत्री चुनता है। इसको आप थोड़ा वरुद्ध लोग बैठे हैं, ये ट्रंप और बाइडेन के बीच मुकाबला नहीं हो रहा है, ये इंडियन डेमोक्रेसी है, पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए सांसद ऐसा आएगा जो बनारस की संस्कृति को, बनारस के विकास को आगे लेकर के जाएगा। मैं बिल्कुल कहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी कर तो रहे हैं, ये काम नहीं हुआ क्या? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। आप एक सांसद के नाते कैसा मानते हो? आपकी बात मैं मान रहा हूँ कि एक सांसद से ऊपर अगर वो प्रधानमंत्री की हैसियत से यहाँ काम कर रहे थे तो गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष को अमूल की फैक्ट्री नहीं खोलनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी जी को एक सरकारी फैक्ट्री यहाँ खोलनी चाहिए, जैसे डिरेका खुली। डिरेका खोलने के बाद आज 50,000 परिवारों को कांग्रेस के समय डिरेका खुला, जिसका नाम केवल बदल दिया, बरेका कर दिया। नहीं, ठीक है, ये आपका जो प्रश्न है इसको मैं थोड़ा और विस्तृत उसमें ले जाता हूं। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपको इसमें शामिल करना चाहूंगा। रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। हालांकि आज ही स्टार्टअप की बात हुई है, स्टार्टअप महाकुंभ भी चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बात भी चल रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा इस पर रोशनी डालें कि बनारस के युवाओं के रोजगार के लिए आप लोग अभी तक क्या दे पाए सड़कों वड़कों के? रोजगार ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कोई सोच ले कि ये एक दिन का काम है। आज अभी आपने एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। अभी आपने बात किया है, आज स्टुअर्ट की बात आज आपने किया है, प्रधानमंत्री जी ने उसमें बोला है 1947 तक का विजन, 40 तक का रोड मैप हमने तैयार किया है। 2000 एक सेकंड बात सुनिए ना, आप समझ गए ना वो कि जो कह रहे हैं? सुनिए, 2019 में आप गड़बड़ाइए मत, वो जो कह रहे हैं वो समझ लीजिए। 2047 सॉरी यही कह रहे हैं वो लोग, यही कह रहे थे। 2047 तक का उन्होंने एक विजन दिया है। आपको कोई काम करना है तो उस काम को करने के लिए, काम को खत्म करने के उसमें क्या क्या लाभ देशवासियों को होगा। आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अब जब ये बात करते हैं, अभी रोड की बात हो रही थी, मैं सुन रहा था, बैठ जाइए, इसका उत्तर दे रहा हूं। देखिए, ऐसा होता है राजनीति में, आपने देखा है इस हिंदुस्तान की सियासत को बहुत नजदीक, तमाम सारे नेता चुनाव के नजदीक आने पे सुनिए भी भाई, तमाम सारे कारणों से लोग दल बदला करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि 2000 से 2009 तक और बहुजन समाजवादी पार्टी कारण चुनाव न लड़ाई होती, हिंदू मुसलमान चुनाव न होता तो मैं कभी चुनाव न आता। आप जानते हैं सांप्रदायिक चुनाव हुआ था। कांग्रेस और भाजपा की जो नीतियां थी, उन नीतियों के नाते विरोध था, लेकिन मैं पंडित मदन मोहन मालवीय के विश्वविद्यालय का विद्यार्थी, मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं। मुझे राजनीति में कोई दल पद न दे मुझे मंजूर है, मुझे टिकट न दे मंजूर है, लेकिन कोई राजनीतिक दल यहाँ के पढ़े हुए विद्यार्थी नेता के यदि अपमानित करता है, अपमान करना चाहेगा, तो वो कतई राजेश मिश्रा जैसे लोग बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, हमने कहा, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं भी कर रहा हूं। विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। यदि कोई विरोधी दल का व्यक्ति भी अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। एक ऐसा है ना, मैं ईडी के डर से नहीं गया हूं, मैं भ्रष्टाचार के डर से नहीं गया हूं। आज की तारीख में कह रहा हूं, आज की तारीख में कह रहा हूं, एक नए पैसे का हूं। मैं आठ जिले से ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलसी रहा हूं। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे छोड़े हो गया 10। डॉक्टर साहब, लंबा हो गया मामला। तारीख में मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैंने चाय, ठीक है, मैंने उसका डॉक्टर मिश्र, उठा सकता। ठीक है, चलिए एक बहुत ही जेन्युइन सवाल था, एक निजी सवाल था, क्योंकि डॉक्टर मिश्रा आज हमारे मेहमान हैं। हालांकि अभी हम बनारस की बात कर रहे हैं, थोड़ा बड़े हितों की बात कर रहे हैं, उस पर भी थोड़ा फोकस करें। आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप कहिए, अपनी बात को रखिए। देखिए, ये आप बार बार ये बताएंगे कि संत अतुलानंद से सड़क एयरपोर्ट तक बन गई, उसके नाम पे कितनी बार वोट मांगेंगे? पिछली बार वोट मांग लिया, सांसद हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, फिर उसी के नाम पे वोट मांगेंगे। आपने मतलब आप सुनिए, दूसरी बात, अभी पूर्व सांसद जी ने कहा कि लखनऊ तक चले जाइए। बनारस से लखनऊ तक की सड़क कंप्लीट नहीं है, बनारस से आजमगढ़ की सड़क कंप्लीट नहीं है, और बनारस से सोनभद्र जाने वाली सड़क जो नारायणपुर से ठीक थी, आज उस स्थिति में है। विकास की अगर बात शुरू करिएगा तो वो कहीं खड़े नहीं देखते। इनके यहाँ पहले तय होगा
कि अगर टेंडर गिरेगा तो विश्वनाथ मंदिर कौन बनाएगा? गुजरात की कंपनी बनाएगी। यहाँ के लोग पल्लेदारी करेंगे, यहाँ का नौजवान पल्लेदारी करेगा। सड़क बनेगा तो गुजरात की कंपनी करेगी, यहाँ का ठेकेदार और नौजवान पल्लेदारी करेगा। कोई भी आप विकास, ऐसी जितनी 100 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं हैं, विधायक जी बैठे हैं, सारे खड़े हैं साथ में हमारे यहाँ सांसद जी, सारे सिर्फ गुजरात में पैसा भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है भाई? और बहुत सही सवाल ये आपका जो सवाल है सिंह ने बहुत सही सवाल उठाया। और मैं सौरभ जी इस पे मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, सवाल एसटीपी पे पूरी बात हो जाने दीजिए। जो ये एसटीपी की बात कर रहे थे, एसटीपी को बनाने का काम गोईठा में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। एकदम गलत बात। रामनगर सौरभ जी मैं चाहूंगा, देखिए भाई हंसराज जी को मैं बुलाना चाहूंगा, जिला अध्यक्ष भी हैं हंसराज विश्वकर्मा जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष हैं। मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब आप भी दें। आए, आपका भी स्वागत है, आइए आइए। भाई इस तरीके से सिर्फ झूठ बोल करके क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो जीत रही है बहुत इधर आइए, इधर आइए। ये ठेकेदार वाली बात का जवाब दे दे हंसराज जी। सबसे पहले आप के इस सत्ता संघर्ष में आपको बधाई है। यहाँ जितने हमारे सभी भाई बंधु सब बैठे हैं, सभी लोगों को बधाई देता हूँ। अब मनोज भाई को ये सोचना चाहिए कि ये भारत माँ की धरती है, सबका साथ सबका विकास, प्रयास और सबका भारत सबका। गुजरात और ये कहाँ बांटने की बात करते हैं? ये तो बांटने से ही को बांट दिया इन लोगों ने। सारा पैसा गुजरात जा रहा है, कुछ इधर भी रहा है उत्तर प्रदेश के लोगों के पास। आपकी है कि वहां का अमूल आया तो भी आपत्ति हुई और यहाँ का पैसा वहां गया तो भी आपत्ति हुई। लेकिन मैं चाहूंगा एक फाइनली अनिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। अनिल श्रीवास्तव जी, इसका उत्तर हाँ, लेकिन निर्विरोध कोई नहीं होता है। जनतंत्र आएगा, टिकट कांग्रेस का भी आएगा। मनोज जी के जवाब का चाहिए, मनोज जी के प्रश्न का जवाब ये युवक देना चाहता है। मैं सर आपसे बात करना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि सारा पैसा गुजरात जाता है, मैं ठीक है आपकी बात को मान लिया। अब आप बताइए, अखिलेश यादव के घर में ही सारे लोग हैं जिसको राजनीति कराना जानते हैं, ठीक? उनके यहाँ एक मिनट सर प्लीज सर एक मिनट ये जब नहीं बोले, जब पूरा पैसा सिर्फ यार उसके लिए नहीं बोले आप। जवाब ले लो भैया बनारस है गुरु, बनारस का कहना है जब पूरा पैसा सफाई जाता था तुरंत आप ही की इजाजत से सवाल आया था। जवाब सुनिए आप जिसके पास खड़े होके बोल रहे हैं वो मिस्टर सौरभ श्रीवास्तव कैंट के एमएलए हैं। दूसरी बार नहीं जानते तो इसलिए कि आप यहाँ के हैं नहीं। आपने सवाल अच्छा कर दिया है। इनके पिताजी सिर्फ आपके वक्तव्य का जवाब देने आया था। आपने जो बोला कि सारा पैसा गुजरात जा रहा है, आपको पता नहीं है, सोचना चाहिए सारा पैसा। आप मध्य प्रदेश से यहाँ आए हैं, आपको उत्तर प्रदेश से हूँ। सुनो बात तो सुनो, आप पहले बात सुनो। जालौन से हूँ। अगर ए भाई एक परिवार में अभी आपके भी समर्थक हैं यहाँ पर, एक मिनट बोल देते हैं। अभी इस भाई ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। उत्तर प्रदेश में कौन भारतीय जनता पार्टी का समर्थक स्वर्गीय हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी को नहीं जानता? अगर सौरभ श्रीवास्तव को जानता तो कौन मैडम ज्योत्सना जी को नहीं जानता? परिवारवाद की बात एक बार जोर से हर महादेव लगाइए। वो 91 से है।